नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री टाइम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में आज हम लोग जानेंगे आगमन विधि और निगमन विधि तथा संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में ये विधियाँ पूछी जाती है। इनमें से 1-2 नंबर के प्रश्न हर बार बनते हैं, तो इनको हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि इनसे कोई भी प्रश्न आए तो हमारा गलत ना हो। तो आइए आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में जानते हैं। तो पहली आपकी विधि है तो वह है आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या होती है, सबसे पहले यही जानेंगे कि आगमन विधि जो होती है यह होती है उदाहरण से नियम की ओर। जो यह विधि चलती है यह चलती है उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि पहले इसमें बालक के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद आखिरी में उसे नियम बताया जाता है। यानी कि सबसे पहले बालक के समक्ष उदाहरण हम प्रस्तुत कर देते हैं और उसके बाद बालक से स्वयं से हम नियम का निष्कर्ष निकलवाते हैं, उसे हम कहते हैं आगमन विधि। यदि पेपर में ऐसे आता है कि a+b = बराबर a² + b² + 2ab, तो ये पूछता है यह निम्न में से यह विधि है, तो यह आपकी जो विधि है वह हो जाएगी आपकी आगमन विधि। यानी पहले इसमें उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद में नियम बताया जाता है। तो इसके जो है जनक कौन है, तो आगमन विधि के आपके जनक हैं अरस्तु। यदि पूछता है उदाहरण से नियम की ओर विधि कौन चलती है, तो आपकी हो जाएगी आगमन विधि। ये चीज़ बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब अगली है कि आगमन विधि के सूत्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं से प्रश्न हर बार बनते हैं। तो आपकी जो आगमन विधि है इनके 3 सूत्र हैं। पहला है यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, यानी पहले जो है बच्चों को ज्ञात चीज़ें बताते हैं, उनके बाद में उन्हें हम अज्ञात चीज़ें बताते हैं, यानी कि जो चीज़ें उन्हें नहीं पता होती उनके बारे में उन्हें बताते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी पहले हम बालकों को विशिष्ट चीज़ें बताते हैं, उसके बाद उन्हें हम सामान्य की तरफ ले चलते हैं। प्रश्न ऐसे बनता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर निम्न में से सूत्र है। अब ऑप्शन में दे देगा आगमन विधि, निगमन विधि तथा संश्लेषण विधि एवं विश्लेषण विधि। तो आपका जो विशिष्ट से सामान्य की बात अगर जो करें तो आपका हो जाएगा आगमन विधि। और अगला सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पूछता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस सूत्र कौन सी विधि है, तो आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर बात करें तो आपका हो जाएगा आगमन विधि। स्थूल का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर ले जाना। तो ये तीन आपके सूत्र जो हैं बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे और इन्हें लिख लेंगे, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। अब है आगमन विधि के गुण। तो आगमन विधि के गुण क्या हैं, तो आगमन विधि में छात्र को स्वयं अभ्यास एवं प्रयास का अवसर मिलता है। यानी कि जो आगमन विधि होता है इसमें छात्र स्वयं से अभ्यास और प्रयास करते हैं, तथा यह मनोवैज्ञानिक विधि है। जो आगमन विधि है आपकी यह मनोवैज्ञानिक विधि है। अब पूछता है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक विधि है, तो आपका हो जाएगा आगमन विधि। अब अगला पॉइंट है यह विधि छोटी कक्षाओं में या प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग होती है। पूछता है कि निम्न में से छोटी कक्षाओं में कौन सी विधि प्रयोग होती है, तो आपकी आगमन विधि हो जाएगी। अब अगला है कि यह विधि तथ्यों पर आधारित होती है। तथ्य यानी कि यह जो विधि होती है इसमें रटना नहीं पड़ता, इसमें समझना पड़ता है और इसमें काफ़ी समय लगता है, तथा यह तथ्य पर आधारित होती है। कौन सी विधि, तो आपकी हो जाएगी आगमन विधि। अब इसके दोष क्या हैं, तो आगमन विधि में समय ज़्यादा लगता है। जाहिर सी बात है, जब इसमें बच्चे स्वयं से निष्कर्ष निकालते हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगता है और यह अत्यंत धीमी विधि होती है। अब पेपर में पूछता है कि निम्न में से कौन से सबसे धीमी विधि है, तो आपकी हो जाएगी आगमन विधि। तथा
इस विधि में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। अब का जो आगमन विधि होता है इसमें पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। अब अगली विधि की तरफ चलते हैं। तो अगली विधि आपकी है निगमन विधि। तो आप यदि आगमन विधि आपको समझ में आ गई तो आपको निगमन विधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यह जो निगमन विधि होती है यह ठीक आगमन विधि की उल्टा होती है। उसमें था उदाहरण से नियम की ओर, और लेकिन जो निगमन विधि है इसमें नियम से उदाहरण की ओर। जो आपकी निगमन विधि होती है यह नियम से उदाहरण की ओर चलता है, यानी पहले इसमें नियम और सूत्र पहले बता दिए जाते हैं तथा इसमें उदाहरण सबसे लास्ट में बताए जाते हैं। तो आगमन विधि को एक बार फिर जानेंगे कि जो आगमन विधि होती है वह नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, तथा निगमन विधि जो होती है आगमन विधि जो होती है वह आपकी उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह ठीक आगमन की उल्टा विधि होती कौन? निगमन विधि। अब पूछता है कि निगमन विधि के जनक कौन है? तो निगमन विधि के जनक आपके अरस्तु हैं। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के जनक आपके अरस्तु हैं। अब जानेंगे निगमन विधि के सूत्र। तो निगमन विधि का जो सूत्र है अज्ञात से ज्ञात की ओर। पहले हम बच्चों को अज्ञात चीज़ें बताते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता, फिर उन्हें जो पता होता है ज्ञात उनकी तरफ ले चलते हैं। प्रश्न पूछता है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर निम्न में से कौन से विधि का सूत्र है? तो आपका हो जाएगा निगमन विधि। आगमन में था ज्ञात से अज्ञात की ओर और निगमन में है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब पूछता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो इसमें होता है पहले सामान्य नियम हम बताते हैं, उसके बाद में उसे विशिष्ट की ओर ले चलते हैं। किसमें? निगमन विधि में। और आगमन विधि में पहले विशिष्ट फिर सामान्य। आपका अगला है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। पहले छोटी चीज़ें बालकों को बताते हैं, उसके बाद उन्हें हम बड़ी चीज़ों की तरफ ले चलते हैं। अब प्रश्न यदि पूछता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर निम्न में से कौन सी विधि है? तो आपकी हो जाएगी निगमन विधि। तो आप आगमन विधि अच्छे से समझ लीजिए, और आगमन विधि का ठीक आपका होता है निगमन विधि, ठीक उल्टा। अगली विधि आप जो है अब इसके हम गुण की तरफ चलते हैं कि निगमन विधि के कौन कौन से गुण हैं जिनसे संभावित प्रश्न बनते हैं। तो आपकी निगमन विधि के जो गुण हैं वो हैं अध्यापक इस विधि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यानी जो अध्यापक होते हैं आपके ये सबसे ज़्यादा किस विधि का प्रयोग करते हैं? ये सबसे ज़्यादा करते हैं निगमन विधि का प्रयोग। अब पूछता है प्रश्न कि अध्यापक सबसे ज़्यादा किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं निगमन विधि का प्रयोग। क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और कम समय लगता है। अगला है अंक गणित एवं बीज गणित में निगमन विधि लाभप्रद है। अंक गणित और बीज गणित में निगमन विधि लाभप्रद है। क्यों लाभप्रद है? क्योंकि यह सूत्र पर आधारित होता है। सूत्र यदि आपने रट लिया तो सवाल कर लेंगे। अब इसमें जो है सिद्धांत जो होता है निगमन विधि में सिद्धांत से उदाहरण की ओर चलते हैं। पहले हम सिद्धांत बताते हैं, उसके बाद में उदाहरण बताते हैं। किसमें? तो आपका हो जाएगा निगमन विधि। यह प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार कि सिद्धांत से नियम की ओर चलते हैं किस विधि में? तो आपका हो जाएगा निगमन विधि। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे चीज़ जो हमारी आगमन विधि होती है वह छोटी कक्षाओं में प्रयोग होती है, लेकिन जो निगमन विधि होती है वह आपकी बड़ी कक्षाओं में प्रयोग होती है। तो इस विधि का प्रयोग हम बड़ी कक्षा में करते हैं। अब अगला है निगमन विधि के दोष। जानेंगे कि निगमन विधि के दोष कौन कौन से हैं। तो इस विधि में ज्ञान अस्थायी रहता है, यानी इसमें जो ज्ञान होता है आपका निगमन विधि में इसमें टेम्परेरी ज्ञान रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें सूत्र आपको डेली याद करना पड़ता है। यदि सूत्र भूल जाते हैं तो सवाल आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए निगमन विधि में ज्ञान
अस्थायी रहता है। प्रश्न पूछता है कि कौन से विधि में ज्ञान अस्थायी रहता है, तो आपका हो जाएगा निगमन विधि। अब अगला है, इस विधि में रटना ज़्यादा पड़ता है। तो आपकी जो निगमन विधि होती है इसमें रटना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको सूत्र और नियम रटने पड़ते हैं। तथा आपकी जो निगमन विधि का दोष है यह है, इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है, यानी पूरी तरह से इसमें ज्ञान आपको नहीं मिल पाता है। तथा यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। आपकी आगमन विधि जो है वह मनोवैज्ञानिक विधि है, तथा जो आपकी निगमन विधि है वह आपकी अमनोवैज्ञानिक है। तो इस तरह हमने आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में अच्छे से समझा। अब हम चलते हैं संश्लेषण और विश्लेषण विधि की तरफ। तो आपकी पहली है संश्लेषण विधि। तो आपकी संश्लेषण विधि जो होती है, इसको मैंने शॉर्ट में कट में लिखा है। संश्लेषण विधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी चीज़ों को जोड़कर समझाना बालकों को, आपको क्या कहलाती है? संश्लेषण विधि। और इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं, यानी कि जो इस पहले हम बच्चों को ज्ञात चीज़ें बताते हैं, उसके बाद में उन्हें हम अज्ञात चीज़ें, यानी कि जो बालकों को नहीं पता होता है उनके बारे में उन्हें हम समझाते हैं, जिससे कि ज़्यादा लंबे समय तक बालक उन चीज़ों को याद कर सकें। कौन सी विधि में? तो आपका संश्लेषण विधि में। और इसमें हम बड़ी चीज़ों को समझाते हैं। तथा संश्लेषण विधि के गुण क्या होते हैं? तो संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर का सिद्धांत है। अब पूछता है कि कौन सा सिद्धांत ज्ञात से अज्ञात की ओर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, तो आपका हो जाएगा संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर है। अब अगला है, अध्यापक के कार्य में यह विधि सरल बनती है, क्योंकि अध्यापक जो ज़्यादातर प्रयोग करता है संश्लेषण विधि का प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है और यह विधि आसानी से बच्चों के समझ में आ जाती है। लेकिन इस विधि में जो कम बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। अब अगला है, यह विधि हल एवं निष्कर्ष निकालने में अधिक स्थान घेरती है। तो जो आपकी संश्लेषण विधि होती है हल एवं निष्कर्ष निकालने में अधिक स्थान घेरती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही लंबे लंबे टॉपिक्स होते हैं या चीज़ें होती हैं जिनसे कि वे अधिक से अधिक स्थान घेरती हैं। अब जानेंगे संश्लेषण विधि के दोष। तो यह विधि में ज्ञान स्थायी नहीं होता है, यानी कि आपका जो संश्लेषण विधि है इसमें ज्ञान स्थायी नहीं होता है। अब पूछता है कि निम्न में से कौन सी विधि में ज्ञान स्थायी नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा संश्लेषण विधि। अब अगला पॉइंट है, यह केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं सकती है। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विधि केवल सिद्ध कर सकती है लेकिन समझा नहीं सकती है, तो आपकी हो जाएगी संश्लेषण विधि। इस विधि में बालकों में तर्क शक्ति एवं निर्णय शक्ति का विकास नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी संश्लेषण विधि होती है इसमें बालक तर्क यानी सोच समझ एवं निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब अगला है आपका विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण का शॉर्टकट आपका होता है, एक सेकेंड, विश्लेषण का शॉर्टकट होता है तोड़ना। संश्लेषण का था जोड़ना और विश्लेषण का था तोड़ना, यानी कि इस विधि में हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी कि इसमें जो हम चीज़ों को बच्चों को जब समझाते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर उन्हें हम अच्छे से समझाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझेंगे H2O, तो पहले हम बालकों को इसमें एक एक टुकड़ों को तोड़ते हैं, यानी पहले उसे हम हाइड्रोजन के बारे में बताते हैं, फिर ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं। तो इस तरह इसमें कौन सी विधि का प्रयोग होता है, तो इसमें होता है विश्लेषण विधि। यदि पूछे कि H2O कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है, तो आपका इसमें हो जाएगा विश्लेषण विधि, क्योंकि इसमें हम तोड़ते हैं चीज़ों को।
पहले H के हाइड्रोजन के बारे में बताते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं। और संश्लेषण विधि में क्या था? संश्लेषण विधि में था कि H2O हम केवल जल के बारे में बता देते थे, लेकिन उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताते थे। तो यह थी हमारी विश्लेषण विधि। अब इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित की समस्या को हल करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। अब अगला है प्रमुख बिंदु। तो रेखा गणित की रचना करना या समस्या को हल करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो आपका हो जाएगा विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि रेखा गणित की रचना करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो आपका हो जाएगा विश्लेषण विधि। अंक गणित की समस्या को भी हल करने के लिए हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है आपका, तीसरा है आपका बीज गणित की समस्या, यानी कि आपके जो बीज गणित के जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो इनकी समस्या को हल करने के लिए हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। यदि रेखा गणित, अंक गणित एवं बीज गणित की समस्या सॉल्व करने की बात करें तो आपका हो जाएगा विश्लेषण विधि। अब नोट में जानेंगे कि जो विश्लेषण विधि हमारी होती है यह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, तथा आपकी जो संश्लेषण विधि होती है यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। तो इस तरह मैंने दोनों विधि कंप्लीट कर ली, एक आगमन विधि, निगमन विधि तथा संश्लेषण और विश्लेषण विधि। तो इसको हम अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख लेंगे ताकि इनसे जो भी प्रश्न परीक्षाओं में आए कोई गलत ना हो, क्योंकि जो भी प्रश्न बनते हैं इन्हीं से बनते हैं, बस थोड़ा पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।